हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन लर्न विथ केपी सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का जो चैप्टर है। और ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें, जिससे कि आपको यह वीडियो जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं और ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक्स रहेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड अदर टॉपिक में हम रिडॉक्स रिएक्शन और कोरोजन और रेंसिडिटी, मतलब चैप्टर 1 का जो भी ऑल ओवर टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो लेक्चर नंबर 1 में मैं नहीं ले पाया, उसको हम इसमें पूरा कवर करेंगे। और इसके बाद वाली वीडियो में चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला टाइप रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टाइप के रिएक्शन हैं। और रिएक्शन वैसे मेनली कितने टाइप के होते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपका आंसर होना चाहिए रिएक्शन मेन 5 टाइप के होते हैं: कम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है। और एक एक करके हम एक एक पेज में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने शेयर करी है आपको कम्प्लीटली मिले। एक भी चीज़ें अगर आपने मिस करी तो ये समझ में आएगा नहीं, और आगे जो वीडियो में दूंगा उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट करते जाइएगा अपनी नोट्स में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और पहले टाइप ऑफ रिएक्शन जो कम्बिनेशन रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कैम्बन जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होकर के और एक ही प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी यह एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसमें एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर्मेट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये चीज़ आप देखेंगे और नोट कर लीजिए ज़रूर कि ए और बी ये दो टाइप के हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों रिएक्टेंट एक साथ रिएक्शन करके और इसने एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाया जो ए और बी दोनों का कम्बिनेशन हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। और कम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ रिएक्शन करता है तो एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी वो होता है वाटर का। ठीक है, ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के कम्बिनेशन से बना हुआ है। यानी हाइड्रोजन एक अलग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट है। दोनों अलग अलग रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट सम एक साथ कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है, यानी वाटर फॉर्मेशन किया है, इसलिए यह कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने चूना और पानी का, यानी जब चूना का पत्थर जल में डाला जाता है तो चूना जल के साथ रिएक्शन करके वो बुझा हुआ चूना फॉर्मेशन करता है, यानी स्लैग लाइम बनाता है। कोई क्लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लैग लाइम को फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान यदि हम फील करेंगे तो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होगा वो कंटेनर हीट हो जाता है। इट मीन्स इसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन में रिलीज होती है हीट एनर्जी। तो कम्बिनेशन रिएक्शन मेनली जितने भी होते हैं उन सब में किसी न किसी टाइप की एनर्जी रिलीज जरूर होती है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन होने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा दाब के रूप में या फिर जो है वाष्प के रूप में, किसी न किसी टाइप के रूप में, लाइट के रूप में या फिर हीट के रूप में, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज जरूर होती है। तो वो होता है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा पहचान। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उसमें से हीट निकल रही है तो कम्बिनेशन रिएक्शन ही कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि इसमें सिंगल प्रोडक्ट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट तैयार होते हैं। यानी जो सिंगल हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो ब्रेक होकर के सिंपल सिंपल पार्ट में टूट जाते हैं और टूटने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है, इसलिए इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई न कोई एक पार्टिकुलर जो मटेरियल है, कंपाउंड है, सब्सटेंसेस हैं, वो रिएक्शन के दौरान ब्रेक होकर के सिंपल फॉर्म में टूटते हैं, अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं। तो जब ये टूटते हैं तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इनकी टूटने वाली, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर प्रोसेसेस इन विच केमिकल स्पीसीज ब्रेक अप इनटू सिंपलर पार्ट। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई एक केमिकल स्पीसीज छोटे छोटे पार्ट में टूटती है और इसमें सामान्य तौर पे एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, यानी इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम एंडोथर्मिक है। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब होगा तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर होगी और एनर्जी रिक्वायर होने के कारण इस टाइप के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन जो मैंने पिछले पेज में डिस्कस किया था ये एक्सोथर्मिक होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक। क्यों होता है एक्सोथर्मिक? क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान। जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कम्बिनेशन रिएक्शन में, इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ना होकर के बल्कि उसे एनर्जी देनी पड़ती है डिकम्पोज कराने के लिए, कंपाउंड को डिकम्पोज कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें एग्जांपल मैंने दिया है आपको, लेड नाइट्रेट को यदि हम हीट करते हैं, यानी लेड नाइट्रेट को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये रिलीज होकर के बाहर चली जाती हैं और हमारे पास बचता है लेड ऑक्साइड। यहाँ पर एक्टिविटी में शो किया गया है, ये बर्नर है, इसको हम जब जलाते हैं और ऊपर बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं इसको हीट यानी टेम्परेचर इसको देते रहते हैं, तो ये हीट होने के बाद ये रिएक्शन करने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है और डिकम्पोज होने के बाद इसमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये तीन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होते हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और अगला टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, उसमें एक एटम किसी अदर मॉलिक्यूल के एटम को डिस्प्लेस कर देता है और वो अपनी जगह खुद ले लेता है उस जगह पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर्मेट में समझाया मैंने, इसके बाद में एग्जांपल अभी आपको नेक्स्ट पेज में दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि ये ए एक एटम है, कोई एक एटम है, ये मटेरियल है, कंपाउंड है, कुछ भी है, और वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, बी और सी से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल है, डिफरेंट डिफरेंट से एटम है, बी एक एटम है, सी दूसरा एटम है, इन दोनों से बना हुआ मॉलिक्यूल ए एटम से रिएक्शन कर रहा है। तो यदि ए बी को डिस्प्लेस करके बी की जगह पे ए आ जाए, यानी ए सी हो गया, यहाँ पर देखिए पहले बी सी था रिएक्टेंट में और ए ने बी को क्या कहा, ए ने बी को कहा टाटा बाय बाय, यहाँ से बी निकल करके ना अलग हो गया और ए सी की जगह बी की जगह ए आ गया। तो इस तरह से इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। किसका डिस्प्लेसमेंट किया? बी का डिस्प्लेसमेंट किया, और बी का डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर कि ये हमारे पास ए और बी, यह एक मॉलिक्यूल है, यानी ए और बी एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है जो कि सी के साथ रिएक्शन करने वाला है। तो जब ये सी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें से ए बी में से ए डिस्प्लेस हो जाएगा और ए डिस्प्लेस होकर के अलग, और बचा बी और सी, तो बी और सी कंबाइन होकर के नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, यानी जहाँ पर ए था वहाँ पर बी आ जाता है। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये ए जो है वो होता क्या है कि इसमें ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन ये संपन्न होता है, यानी रिएक्शन तभी डन होता है। यदि जो डिस्प्लेस करने वाला एटम है वो हाईली रिएक्टिव है, देन
मॉलिक्यूल के एटम से। इसको समझने के लिए मैंने नेक्स्ट पेज में ये थोड़ा सा आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, और इसमें मैंने इमेज अटैच किया है। देखिए, जैसे ये पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, फिर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इस तरह से आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, यानी ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं। अब ये नीचे से ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो ये रिएक्शन डन नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, तो कैल्शियम अकेला एटम मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, और ये डिस्प्लेस करके ये मैग्नीशियम के साथ वाले जो एनायंस होंगे उनके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, और इस तरह से नया कंपोनेंट तैयार करेगा। तो ये क्या है, इसमें लिखा है मैंने कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज में यहाँ पर एक्टिविटी के साथ, जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है, और बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी आयरन की नेल्स को हमने, ये जो ब्लू कलर का आपको ये सॉल्यूशन दिख रहा है इस ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसको ब्लू वाइट्रॉल भी बोलते हैं। जब ब्लू वाइट्रॉल में आयरन की नेल्स डाली जाती है तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। रीजन यह है चेंज होने का, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होने का रीजन ये है कि आयरन की जब नेल्स इस सॉल्यूशन में डाला गया कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर डिस्प्लेस होने लगता है। ड्यू टू आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन डिस्प्लेस करने लगता है कॉपर को, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसलिए इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, और चेंज होने के बाद धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन होने लगता है। ठीक है, यानी ये बना लेता है आयरन सल्फेट। ठीक है, जब कंप्लीटली आयरन इसमें रिएक्शन कर लेगा तो कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा, और मतलब कॉपर इसमें से अलग होने का मतलब क्या हो कि कॉपर डिस्प्लेस होकर के या तो नीचे या तो ऊपर पीपीटी के फॉर्म में बैठ जाता है, और इसमें आपको मिल जाएगा क्या, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। और आयरन सल्फेट का कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो इसको और थोड़ा स्पष्ट तरीके से समझने के लिए पिछले वाली स्लाइड पे जाएंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आयरन अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी कॉपर को इसने डिस्प्लेस किया, तो क्या इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा शो हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इस आप एरो के देखिए, ये मोर रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, यानी मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ एरो बताया जा रहा है कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो इसी तरह से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये देखिए, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट अगर कॉपर आयरन के साथ रिएक्शन करता तो डिस्प्लेस ना कर पाता। जैसे अगर यहाँ पर ऐसा रिएक्शन हो कि ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल्स डाली गई है, तभी रिएक्शन डन होगा। यदि ये आयरन सल्फेट में, ये मान लीजिए सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का होता और फिर इसमें कॉपर का कोई प्लेट डाली जाती या कॉपर के कोई पीसेस डाले जाते, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ना होता। रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर जो है आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे अगली टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पेज में हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्कस करना है, तो हमने इससे पहले 3 टाइप्स के रिएक्शन को देखा। पहला कम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, और ये चौथा टाइप हमारा फोर्थ टाइप है रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज कैसे होते हैं? आयन एक्सचेंज ऐसे होते हैं कि जब कोई रिएक्शन होने लगता है तो उसमें रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो एक्वस एक्वस यानी सेम स्टेट के होते हैं। जब वो सेम स्टेट के होते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक आयन दूसरे आयन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो रिएक्शन करने के बाद लास्ट में
पीपीटी का फॉर्मेशन करा लेता है। तो जब जब पीपीटी बनता है तब तक वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही शो करता है। मतलब एक कैरेक्टर है डबल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने का आइडेंटिफिकेशन है कि अगर व्हाइट पीपीटी या किसी भी टाइप के कलर का पीपीटी बना तो उसने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट बताया गया है कि अगर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन यानी सोडियम सल्फेट वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, बेरियम क्लोराइड भी वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ये दोनों रिएक्शन करके एक सॉल्यूबल और दूसरा अनसॉल्यूबल, एक सॉल्यूबल दूसरा इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म कराएगा। जो इनसॉल्यूबल होगा वाटर में सॉल्यूबल होगा नहीं, और जो वाटर में अगर सॉल्यूबल नहीं होगा तो वो पीपीटी बना लेता है, प्रिसिपिटेशन बना लेता है। प्रिसिपिटेशन ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती हैं लेकिन रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती हैं, उसको पीपीटी कहते हैं। तो जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके वो बनाएगा बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं और सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये जो पांचों प्रकार के आपको रिएक्शन में पढ़ा रहा हूँ इसको मैं अगली वीडियो में एक एक टाइप्स के रिएक्शन का एग्जाम्पल और उसके हम क्वेश्चन करवाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो भी मैं जब अपलोड करूँगा तो उसमें मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, उसको भी आप पूरा देखिएगा। चैप्टर का पूरा पूरा समरी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हमें देखना है कि इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब किसी एटम में जब किसी एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या उसके केमिकल उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का एटम है। अब सोडियम का एटम अगर एक, ये रहा सोडियम का एटम, सॉरी एक सेकंड का टाइम दीजिए जो सोडियम, ये सोडियम का एटम है। सोडियम का एटम में से अभी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जीरो का चार्ज है, जीरो का चार्ज है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, ठीक है, यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ऐसे करके, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव का, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव का चार्ज आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोडियम के ऊपर यहाँ पर चार्ज कितना है, सोडियम के ऊपर चार्ज है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया है। यानी जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन को ये ऐड करता है ऐसे करके, यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करता तो ये होता रिडक्शन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अदर वर्ड में मैं कह सकता हूँ कि यदि वो कोई एटम ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है यानी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन या लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, यदि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तब भी उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड का बना फॉर्मेशन करती है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन ने ही तो ऑक्सीजन को ऐड किया। तो ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना, इन दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती हैं। और रिडक्शन में लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज होना और हाइड्रोजन का गेन होना, इस टाइप की रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज में ये देखिए। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जिसमें एक स्पीसीज रिड्यूस होती रहती है और दूसरी ऑक्सीडाइज होती रहती है। मतलब ये एक दूसरे वर्ड में ऐसा कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन आर डन,
इट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स का अर्थ ही है, देखो आर ई डी का मतलब होता है रिडक्शन, ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसका एक दूसरा नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो इसलिए इसको हम एक साथ मर्ज करके रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऐसे प्रोसेस या ऐसा रिएक्शन पे रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उस टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया कि कॉपर ऑक्साइड, आप देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर अलग और वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉपर है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये रिड्यूस होकर के 0 हो गया कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसमें हो रहा है रिडक्शन। और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जा करके कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो इसका +1 हो गया। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ा तो उसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घटा तो उसमें हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। इस तरह से एग्जांपल आपको नीचे दिए हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, तो ये कर लेती है, जिंक जो है कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिंक रिड्यूस हो जाता है। देखिए जिंक ने ऑक्सीजन को रिड्यूस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को रिमूव करना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस ही तो हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस करके, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पर बचा केवल जिंक, यानी जिंक ने जिंक ऑक्साइड को लॉस कर दिया। और जब जिंक ऑक्साइड को लूज कर दिया तो बचा केवल जिंक। इस टाइप का रिएक्शन क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब आइए कार्बन की, इसी रिएक्शन में कार्बन की बात करें, तो कार्बन यहाँ पर सिंगल है, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, अगर ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो हो रहा है रिडक्शन, ओके सॉरी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह से ये भी एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसमें हमें देखना है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, ये इस रिएक्शन से हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो है कोरोजन का। कोरोजन क्या है, तो कोरोजन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेटल जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आकर के धीरे धीरे वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, यानी वो खराब होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो कोई भी मेटल्स, जो मेटल होते हैं खास करके, उसमें कोरोजन देखने को मिलता है हमें, यानी मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होता रहता है। जब उस सॉरी जब उसे ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है या फिर मॉइस्चर में नमी के संपर्क में आएगा, तब वो करेगा कोरोजन। ठीक है, उसमें एक रिएक्शन होगी जिसके कारण वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है, यानी उस मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेंथ पर और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर उससे इफेक्ट पड़ने लगता है। मास पर इफेक्ट पड़ता है, उसका मास कम होने लगता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं उसको केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन किसी भी मेटल में होता है यदि उसको हम ओपन करके एक्सपोज करके रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये इमेज से आप समझ गए होंगे पक्का ही कि इमेज बताती है कि ऑक्सीडेशन कोरोजन होता क्या है। ये देखिए, जब हम कोई न्यू मटेरियल, आयरन का मटेरियल कोई न्यू लेकर आते हैं, जैसे पाइप है, मेज है, जो कि लोहे की बनी हो, अगर वो कुछ दिनों तक ऐसे ओपन करके रख दी जाती हैं और उस पर पानी गिरता रहता है या और ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, तो धीरे धीरे उस पर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। ये देखिए, जिसको हम जो है देहाती भाषा में मोर्चा कहते हैं, और इसे जंग लगना भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि ये आयरन पर रस्ट हो रहा है, और आयरन पर रस्टिंग होना कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब कोरोजन से इफेक्ट हमारे लाइफ में भी होते हैं। लाइफ में कौन कौन से होते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये देख लिया कि आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे लूज होने लगती है। इसी तरह से अगर कॉपर के मटेरियल को या कॉपर के टेंसिल्स को कुछ दिनों तक खुले में रख दें तो उसके ऊपर धीरे धीरे नीले कलर का, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ग्रीन कलर का लेयर चढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बनाने लगता है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब। इसी तरह से जो सिल्वर की ऑर्नामेंट
होती हैं, जैसे एंकलेट्स हो गए, ये सब धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि इसमें कोरोजन होने लगता है, धीरे धीरे वो ऑक्सीडेशन करके उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है मेटल के ऊपर, जिसके कारण उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर इफेक्ट पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये डिसएडवांटेज बताए गए हैं अगली टॉपिक्स में कि डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन से हमें क्या क्या नुकसान है। तो कोरोजन से नुकसान ये है कि जब कोरोजन होता है तो मेटल का जो सरफेस होता है वो लूज होने लगता है। यानी पहले मेटल स्मूथ होता है, जब कोरोजन होता है उसके साथ तो उसके सरफेस पे इफेक्ट आते हैं और वो स्मूथनेस हट करके वो रफनेस आने लगती है, उसके ऊपर रिजिडिटी आ जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्या दूसरा हमारा पॉइंट है, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए मेटल ऑब्जेक्ट। जो भी मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव आने लगता है। और चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पर भी बदलाव आता है कोरोजन होने के नाते। लॉज ऑफ इफिशियंसी ऑफ मेटालिक मशीन्स, जो मेटालिक मशीन्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक मशीन्स दिया हुआ है जो कि एक इंजन है, ये बाइक का इंजन है या किसी का इंजन, इसमें गियर बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसके ऊपर रस्टिंग लग गई है। अब इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है ये रियलिटी में अगर देखी जाए तो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अब ये स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पर हो गया है कोरोजन, इस पर केमिकल रिएक्शन हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है? कोरोजन। तो कोरोजन होने के कारण एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। और ए डिक्रीज इन द लाइफ स्पेन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट की जो लाइफ स्पेन है यानी जो जीवन अवधि है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो चीज़ें लंबे समय तक चलनी चाहिए वो कम ही समय में खत्म हो जाती हैं। और इससे बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हर साल जैसे बड़ी बड़ी जहाज़ें लोहे की बनती हैं, लोहे की जो जहाज़ें बनती हैं समुद्र में चलने वाली, वो अगर उसके साथ क्रोजन होता है तो इतनी बड़ी बड़ी जहाजें अपनी स्ट्रेंथ पावर को धीरे धीरे कम करने लगती हैं, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान होता है हर साल। तो उसको बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ। देखिए, रस्टिंग होने से बचाने के कुछ तरीके हमारे पास है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पेज में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा। तो देखिए, बाई पेंटिंग मतलब हम रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं। पहली बात तो ये रहा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। बाई पेंटिंग, पेंट करके बचा सकते हैं। बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, तेल या फिर ग्रीस को लगा के गैल्वेनाइजेशन करवा के बचा सकते हैं। और गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस पर आयरन के ऊपर जिंक का मेटल लगा दिया जाता है। जिंक का मेटल की लेयर इसलिए लगा, मतलब लेयर चढ़ा दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है, ताकि लेयर एक बार ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्साइड तो बना लेता है बट दोबारा फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, जैसा कि आयरन करता रहता है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन के मेटल पर जिंक की लेयर या जिंक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, ताकि आयरन पर जो रस्टिंग हो रही है उससे प्रिवेंशन की जा सके, उसे बचाया जा सके। ओके, तो जिंक मेटल जो होता है वो एक बार, इसकी एक खासियत है, प्रॉपर्टी यही है कि जिंक जो होते हैं वो एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है, लेकिन फिर दोबारा फिर वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती। तो आयरन को वो प्रिजर्व रखती है, ठीक है, प्रोटेक्ट रखती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती है। और हमारी फोर्थ पॉइंट है कि बाई टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। टिन और क्रोमियम ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनकी प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर, तो भी आयरन की जो मटेरियल्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं वो बचे रहते हैं। और एलॉइंग करके तो बचा ही जाता है। जैसे आयरन में हम जिंक वगैरह मिक्स कर देते हैं यदि, तो एक स्टेनलेस स्टील बनता है, और वो स्टेनलेस स्टील रस्टिंग नहीं करता, उसकी लाइफ स्पेन लंबे समय तक बनी रहती है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज में हम ये देखने वाले हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी हमारे डेली लाइफ में तो हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर कोई जो ऑयली फूड या फिर फैट वाले जो फूड होते हैं वो लॉन्ग पीरियड तक एक्सपोज करके रख दिए जाते हैं बाहर, तो उसके स्मेल में और उसके टेस्ट में चेंज आने लगता है धीरे धीरे करके। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं कि सुबह की बनी हुई जो सब्जी होती है, जो भी डिशेज होती हैं, वो शाम को खाने योग्य नहीं होती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसके टेस्ट में और स्मेल में चेंज आने लगता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें फैट होता है और ऑयल होता है। फैट और ऑयल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीडाइज होते हैं ऑटोमेटिक, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप में ऑक्सीडेशन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे
अगर जो पैकेट में स्नैक्स वगैरह आते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं, वो चीज़ें अगर एक्सपोज करके खोल करके रख दी जाएँ तो धीरे धीरे उसके टेस्ट में फ़र्क आने लगता है, थोड़ा सा चेंज आने लगता है। वो रीज़न है कि वो होने लगता है ऑक्सीडेशन उसमें, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसमें ऑयल की चीज़ें होती हैं और ऑयल से तली चीज़ें होती हैं, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन द फूड आइटम्स आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड द फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन देम गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ओके, यानी जब फूड आइटम्स को लंबे समय तक खुले में रख देते हैं तो उसमें ऑयल और फैट के प्रेजेंट होने की वजह से वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके टेस्ट में और स्मेल में दोनों में चेंज आ जाते हैं। तो दे बिकम रैंसाइड, वो इस प्रकार के फूड आइटम को रैंसाइड कर देते हैं और इसलिए इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहा जाता है। एंड सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कुछ इस टाइप्स के हैं, देखिए। एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन द टर्म रैंसिडिटी, रैंसिडिटी को एक्सप्लेन करिए। और व्हाट डैमेज इज कॉज्ड बाय रैंसिडिटी, रैंसिडिटी कौन कौन से डैमेज होते हैं। तो फर्स्ट लाइन आपको बताएगी इसका आंसर। इसमें आपको लिखना है कि when the food items are kept for a long period the fat and oil present in them get oxidized and their smell and taste changes। ये आपको फर्स्ट का आंसर रेंसिडिटी टर्म को समझाने का आंसर हुआ। और फिर इसने पूछा है व्हाट डैमेज इज कॉज्ड बाय द रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से कौन कौन से डैमेज होते हैं। तो आपको लिखना है कि चेंज इन स्मेल एंड चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंज आता है और स्मेल में चेंज आने लगता है और वो ईटेबल नहीं रह सकता, नहीं रह जाता, उसको खाने योग्य हम कह नहीं सकते, बिकॉज उससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके टेस्ट में चेंज आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में रेंसिडिटी को बचाने के कुछ उपाय पढ़ेंगे। देखिए, रेंसिडिटी को बचाने का सबसे पहला मेथड है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाता है। सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करने से प्रिवेंट कराते हैं। एंटी मतलब होता है जो विरोध, अपोज करता है, ऑक्सीडेशन होने से अपोज करे, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं किसी फूड आइटम में तो वो ऑक्सीडेशन होने से उसे बचाता है। और सेकेंड मेथड हमारे पास है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर टू शो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिफिकेशन, यानी उस कंटेनर में किसी फूड आइटम को रखें जहां पर एयर टाइट हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन ईजिली ना पहुंच पाए। अगर वो ईजिली ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो फूड आइटम रेंसिफाइड नहीं हो पाएगा। और रेफ्रिजरेटिंग फूड आल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिफिकेशन। रेफ्रिजरेटिंग मतलब हम फूड आइटम को अगर रेफ्रिजरेट में रख देते हैं यानी फ्रिज में रख देते हैं तो रेंसिडिफिकेशन होने को डाउन करता है, मतलब इससे भी हमें प्रिवेंशन मिलती है। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विथ अनदर गैस, हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें किसी अन्य गैस के साथ। जैसे जब ये जो स्नैक्स वगैरह आते हैं इसमें से ये हमारी जो पैकेटें होती हैं जो 10 रुपये 5 रुपये का मिलता है, 30-35 रुपये का मिलता है, लेज जैसे चिप्स, तो इस चिप्स वगैरह की पैकेट में देखा जाता है तो ये जो है, क्योंकि इसमें तली भुनी चीज़ें भरी हुई होती हैं ऑयली और फैटी, तो इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं मशीन के थ्रू। रिमूव करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब ये नाइट्रोजन गैस इसलिए भर दी जाती है क्योंकि वो फैट के साथ रिएक्शन करती नहीं है और जो उसमें भरे हुए हमारे पास मटेरियल हैं, आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सेफ रहते हैं, खाने योग्य रहते हैं। तो इस वीडियो का पूरा हमारा रिकवरी हो चुकी है जो मैंने इसमें पढ़ा, पहले ही टॉपिक में डिस्कस किया था और ये इस वीडियो का लास्ट स्लाइड था। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको मदद मिल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आप और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।